अगर कोई ये कहे कि एक सेल्फ मेड करोड़पति और पूरी तरह से कंगाल हो चुके इंसान में एक बहुत गहरी समानता होती है। तो शायद सुनने में ये बात किसी को भी बहुत अजीब लगेगी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस स्रोत में एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। औसतन हर सेल्फ मेड मिलियनियर सफलता के शिखर तक पहुंचने से पहले करीब 3.2 बार पूरी तरह से दिवालिया हो चुका होता है। 3.2 बार? ये तो मतलब सोचने वाली बात है। हाँ। तो स्वागत है सेल्फ मास्टरी ऑडियो की इस नई और परिचयात्मक यात्रा में, जहां हम इसी स्रोत सामग्री का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा काम हमेशा की तरह आर्टिकल्स और नोट्स के ढेर से वो सबसे अहम हिस्से निकालना है, जिससे बिना ज्यादा समय गंवाए एक गहरी समझ मिल सके। और आज की इस चर्चा का जो आधार है वो है ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स। और जैसा कि आपने वो दिवालिया होने वाला आंकड़ा बताया ना, उससे ये साफ हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सफल होने के लिए नहीं बना होता। शून्य से शुरुआत करने वाले लोग भी गिरते हैं, अपना सब कुछ खो देते हैं, पर वो वापस कैसे खड़े होते हैं, यही तो असली बात है ना। एग्जैक्टली यही इस किताब का मुख्य विषय है। तो आज का हमारा मिशन भी यही डिकोड करना है कि वे लोग आखिर वो कौन सी मानसिकता और चरित्र अपनाते हैं जो उन्हें वापस खड़ा करके करोड़पति बना देता है। यहाँ स्रोत में सबसे पहले एक बहुत बड़े सिद्धांत का परिचय दिया गया है, जिसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट या कारण और प्रभाव का नियम कहा गया है। देखिए, लेखक के नजरिए से अगर समझे तो सफलता कोई चमत्कार नहीं है, ना ही ये कोई किस्मत या कोई एक्सीडेंट है। बाजार जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। मतलब कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल नहीं। इस नियम का मूल आधार बस इतना है कि जो भी सफल लोग करते हैं, अगर वही काम कोई और भी बार बार करे तो अंततः उसे भी वैसे ही परिणाम मिलेंगे। तो ये एक तरह से बेकिंग के फॉर्मूले जैसा हो गया है ना। हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। अगर कोई सही रेसिपी फॉलो कर रहा है तो केक अच्छा ही बनेगा, चाहे उसे बनाने वाला कोई भी हो। पुस्तक सफलता को इसी तरह एक दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया मानती है। ये तो एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है, क्योंकि ये उस रातों रात सफलता वाले जादुई मिथक को तोड़ देता है। अगर सफलता वाकई एक रेसिपी है तो मतलब इसे कोई भी सीख सकता है। सही बात है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ कारण और प्रभाव का मामला है, तो वो पहला कदम क्या है जो किसी को इस रास्ते पे आगे बढ़ता है? स्रोत सामग्री के अनुसार ये शुरुआत होती है बड़े सपने देखने की मानसिकता से। सीक्रेट नंबर 1। हाँ, इसमें 5 साल आगे के भविष्य की कल्पना करने की एक टेक्निक बताई गई है, जहां समय और पैसे की कोई पाबंदी नहीं है। इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो समझना बहुत दिलचस्प है। अक्सर वर्तमान की जो चिंताएं होती हैं, जैसे किराया देना, कर्ज चुकाना या समय की कमी, हाँ, वो हमेशा दिमाग पर हावी रहती हैं। बिल्कुल, वो दिमाग में एक लगातार तनाव पैदा करती हैं। जब इस 5 साल की नो लिमिट या असीमित कल्पना वाली तकनीक को अपनाया जाता है, तो असल में दिमाग के रचनात्मक हिस्से से वो दबाव पूरी तरह हट जाता है। अच्छा, तो मतलब एक तरह से हम अपने दिमाग को अनब्लॉक कर रहे हैं। हाँ, इंसान का अवचेतन मन बंधनों से मुक्त हो जाता है और फिर वो उन संभावनाओं को देखने लगता है जो शायद उस रोजमर्रा के तनाव में कभी दिखाई ही ना दें। यानी ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा नहीं है, बल्कि ये दिमाग को एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य देने का तरीका है। इसी विचार को जमीन पे उतारने के लिए स्रोत में एक और सिद्धांत को काफी प्रमुखता से रखा गया है, खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखना। सीक्रेट नंबर 3। ये बहुत पावरफुल है। हाँ, मतलब चाहे आपके वेतन का चेक कोई भी बॉस या कंपनी साइन करे, इंसान हमेशा अपनी किस्मत का मालिक खुद होता है। ये नजरिया इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये शिकायत करने की जो हमारी आदत होती है ना, उसे जड़ से खत्म कर देता है। जो लोग खुद को अपने जीवन का या अपने करियर का सीईओ मानते हैं, वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी या उनका बॉस उन्हें प्रमोट करेगा तब वो कुछ नया सीखेंगे। वो अपनी तरक्की की 100% जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ये एनालॉजी काफी सटीक लगती है। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी की कार की पैसेंजर सीट से उठकर सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया हो। बिल्कुल। अब स्टीयरिंग उसके हाथ में है। अब गाड़ी कहाँ जाएगी ये पूरी तरह से उसी के हाथ में है। लेकिन यहाँ मेरा एक स्वाभाविक सा सवाल है, अगर हर असफलता, हर रुकी हुई तरक्की के लिए इंसान खुद ही जिम्मेदार है, तो क्या ये बहुत बड़ा बोझ नहीं लगता? मतलब डर की भावना। हाँ, क्या ये विचार इंसान के अंदर असफलता का एक भारी डर पैदा नहीं कर देगा कि अगर कुछ गलत हुआ तो सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं? ये सवाल बहुत जायज है
और पुस्तक के तर्कों के अनुसार जिम्मेदारी का ये एहसास तब तक ही भारी लगता है जब तक इंसान कोई ऐसा काम कर रहा हो जिससे उसे कोई लगाव नहीं है। ओके। जब कोई ऐसा काम करता है जो उसे पसंद नहीं है तो हर छोटी चुनौती भी एक बहुत बड़ा बोझ लगती है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी पसंद का काम चुनता है तो यही 100% जिम्मेदारी एक तरह की ऊर्जा बन जाती है और यहीं से उस काम को खोजने की बात आती है जिसे करने में मजा आता है। और इसे परखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही गजब का सवाल दिया गया है, जिसे $1,00,000 जीतने वाला सवाल, या चलिए कहें एक बड़ी लॉटरी जीतने वाला सवाल कहा गया है। हाँ, सीक्रेट नंबर 4। सवाल ये है कि अगर आज किसी की 1,00,000 रुपए या एक बहुत बड़ी रकम की लॉटरी लग जाए तो क्या वो कल भी वही काम करेगा जो वो आज कर रहा है? ये सवाल किसी भी व्यक्ति की सच्ची प्रेरणा को परखने का एक बेहतरीन फिल्टर है। जो स्वनिर्मित करोड़पति होते हैं वो अपने काम से इतना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं कि अगर उन्हें पैसों की जरूरत ना भी हो ना तो भी वो वही काम करेंगे। शायद उनके काम करने का स्केल बदल जाए। बिल्कुल, हो सकता है वो ज्यादा लोगों को काम पर रख लें या किसी बड़े ऑफिस से काम करें, लेकिन वो अपनी फील्ड नहीं बदलेंगे। जब कोई ऐसा काम खोज लेता है तो रोज की मेहनत कभी सजा नहीं लगती। लेकिन यहाँ मुझे स्रोत सामग्री के एक हिस्से पर थोड़ा सा पुशबैक देना होगा। आगे चलकर इसमें एक 40+ फॉर्मूला का जिक्र आता है। सीक्रेट नंबर 6। हाँ, इसमें बताया गया है कि ये स्वनिर्मित करोड़पति हफ्ते में 59 से 80 घंटे तक काम करते हैं। अब जरा इस पर गौर करें। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि काम से प्यार होना चाहिए और दूसरी तरफ 80 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत की बात हो रही है। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। हाँ, मतलब क्या इतने लंबे समय तक काम करना इंसान को पूरी तरह से बर्नआउट की तरफ नहीं ले जाएगा? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इसके पीछे हमें बर्नआउट के असली कारणों को समझना होगा। मनोविज्ञान ये कहता है कि बर्नआउट हमेशा ज्यादा काम करने से नहीं होता। तो फिर किस वजह से होता है? ये अक्सर तब होता है जब काम का कोई अर्थ नहीं होता, जब इंसान किसी और के सपने के लिए कोलू के बैल की तरह बस पिस रहा हो, या जब उसे अपनी इतनी मेहनत का कोई सीधा नतीजा न दिख रहा हो। ये जो 40+ फॉर्मूला है ये समझाता है कि हफ्ते के जो पहले 40 घंटे हैं वो केवल सर्वाइवल के लिए हैं, मतलब बस समाज में टिके रहने के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई केवल 40 घंटे काम करता है तो वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, पुस्तक का यही तर्क है। 40 घंटे के बाद का हर एक अतिरिक्त घंटा व्यक्ति के भविष्य के लिए निवेश होता है। और बर्नआउट तब नहीं होता जब व्यक्ति अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचने का संकल्प लेता है। जब कोई लगातार खुद को बेहतर बना रहा होता है, अपने लिए काम कर रहा होता है, तो वो 60 या 70 घंटे भी एक फ्लो स्टेट में बीत जाते हैं, जहां ऊर्जा कम होने के बजाय बढ़ती है। और शायद इसीलिए उन एक्स्ट्रा घंटों को सही दिशा में लगाने के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण इतना जरूरी बताया गया है। सीक्रेट नंबर 12, प्राथमिकताओं पर काम करना। हाँ, स्रोत में 4 बहुत ही सटीक सवालों का जिक्र है। पहला, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? दूसरा, किस काम के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं? लेकिन जो तीसरा सवाल है वो मुझे सबसे ज्यादा गहरा लगा। वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूं, और अगर उसे अच्छे से करूं तो क्या सच में कोई बड़ा अंतर आएगा? इस तीसरे सवाल की जो असली ताकत है ना, वो ये है कि ये डेलीगेशन या काम बांटने की कला सिखाता है। सफल लोग उन कामों में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते जिन्हें कोई और भी कर सकता है। उनका पूरा फोकस उनके यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन पर होता है। बिल्कुल। और जो चौथा सवाल है वो इसी को पक्का करता है। मेरे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या है? जो भी सफल लोग हैं वो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अपना पूरा दिन डिजाइन करते हैं। तो एक्शन और एग्जीक्यूशन के इस मजबूत ढांचे के बाद स्रोत सामग्री उस ज्ञान और संपत्ति के निर्माण की ओर बढ़ती है जो इस सफलता को लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूत्र बताया गया है, हमेशा सीखते रहना। सीक्रेट नंबर 7, क्योंकि आज के दौर में ज्ञान कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है, ये एक तेजी से बहती हुई नदी है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत के अनुसार रोज बस 30 से 60 मिनट अपने क्षेत्र के बारे में पढ़ने से कोई भी व्यक्ति 10 साल में 500 किताबें पढ़ सकता है। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज की तरह काम करता है। मतलब जो इंसान इतनी जानकारी जुटा लेगा वो अपने क्षेत्र के बाकी लोगों से तो स्वाभाविक रूप से मीलों आगे निकल जाएगा ना, बिना किसी शक के। और स्रोत में दी गई वो सलाह भी मुझे बहुत ही व्यवहारिक लगी, जहां अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन बनाने की बात कही गई है। हाँ, वो ऑडियो प्रोग्राम्स वाली बात। हाँ, औसतन एक इंसान साल में 500 से 1000 घंटे गाड़ी चलाने में या बस सफर में बिताता है।
अगर उस समय में केवल एफएम या संगीत सुनने के बजाय ऑडियो प्रोग्राम सुने जाएं, तो ये सफ़र एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी बन जाता है। इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। इसे जितनी कसरत करवाएंगे, ये उतना ही विकसित होगा। और इस एनालॉजी को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं तो जिस तरह बिना कसरत के मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, उसी तरह नई जानकारी के बिना मस्तिष्क की रचनात्मक क्षमता भी कम होने लगती है। इस्तेमाल करो या खो दो। एग्जैक्टली। और ये नियम सिर्फ दिमागी संपत्ति पर ही लागू नहीं होता। जिस तरह मानसिक संपत्ति बढ़ाने के लिए सीखना जरूरी है, उसी तरह भौतिक संपत्ति बढ़ाने के लिए बचत करना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर वो खुद को सबसे पहले पे करने का सिद्धांत आता है। हाँ, सीक्रेट नंबर 8। स्रोत में पार्किंसंस लॉ का बहुत ही सटीक उल्लेख किया गया इस बारे में। पार्किंसंस लॉ जो कहता है कि आय से मिलने के लिए व्यय बढ़ता है। मतलब किसी की आमदनी जितनी बढ़ती है, उसके खर्चे भी जादुई रूप से उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है। जैसे ही किसी का प्रमोशन होता है या बोनस मिलता है, तो उसे अचानक एक बड़ी गाड़ी या बड़े घर की जरूरत महसूस होने लगती है, जबकि पुरानी गाड़ी अभी भी बिल्कुल ठीक चल रही होती है। इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है, वो इंसान की स्टेटस वैलिडेशन की जरूरत है। समाज में अपनी तरक्की दिखाने का जो एक अदृश्य दबाव होता है ना, वही वो कारण है जिससे लोग ज्यादा कमाने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाते। वो इसी पार्किंसंस लॉ के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। पर जो स्वनिर्मित करोड़पति होते हैं, वो इस जाल को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो ये तय करते हैं कि वो अपनी आमदनी का 10% सबसे पहले बचाएंगे और उसका निवेश करेंगे, और उनके सारे खर्चे उसके बाद बचे हुए 90% पैसों में से ही होंगे। लेकिन कई लोगों के लिए शुरुआत में ही अपनी आमदनी का सीधा 10% बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। मतलब ये एकदम से बहुत बड़े झटके जैसा महसूस होता है। और इसीलिए स्रोत एक बहुत ही शानदार और क्रमिक तरीका सुझाता है। अगर 10% मुश्किल लग रहा है, तो शुरुआत सिर्फ 1% से की जा सकती है। सिर्फ 1%? हाँ, 99% पर गुजारा करना सीखें। 1% की कटौती इतनी छोटी होती है कि ये इंसान के दिमाग में कमी या घबराहट का सिग्नल नहीं भेजती। अच्छा, तो ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। बिल्कुल। जब 1% की आदत पड़ जाए, तो इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 2%, फिर 5% और फिर 10 या 15% तक ले जाया जा सकता है। ये असल में पैसे से ज्यादा खुद में अनुशासन की आदत डालने के बारे में है। तो चलिए, ज्ञान भी बचा लिया, पैसा भी बचा लिया। अब उस तत्व की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरे सफलता को एक लंबी उम्र देता है। किसी भी महान इमारत को खड़ा रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत इकोसिस्टम की जरूरत होती है। जीवन में वो इकोसिस्टम है हमारे संबंध, हमारा स्वास्थ्य और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता। स्रोत का ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि सफलता का 85% दूसरों के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति अकेले एक बंद कमरे में रहकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसे गिरगिट वाला प्रभाव या कमीलियन इफेक्ट कहा जा सकता है। सही शब्द है। हम अनजाने में ही उन लोगों की आदतें, उनके सोचने का तरीका और उनके मानक अपना लेते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के ग्रुप में है जो हमेशा बस अर्थव्यवस्था की या बॉस की शिकायत करते रहते हैं, तो वो भी धीरे धीरे वही करने लगेगा। बिल्कुल। इसके विपरीत अगर आसपास के लोग लक्ष्य उन्मुख हैं, पॉजिटिव हैं, तो उनकी ऊर्जा उस इंसान को भी ऊपर खींच लेगी। मनोविज्ञान में इसे एक स्थापित तथ्य माना जाता है। इंसान स्वाभाविक रूप से अपने समूह के नियमों को अपनाता है ताकि उसे अलग थलग ना होना पड़े। और इसीलिए नेटवर्किंग केवल लोगों को अपने बिजनेस कार्ड बांटने के बारे में नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ दिखावा है। एग्जैक्टली। ये अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां बड़े सपने देखना और उन पर काम करना एक सामान्य बात हो। और इन सब के बीच उस एक चीज को हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसके बिना ये सारा ज्ञान, सारा पैसा पूरी तरह बेमानी है: स्वास्थ्य। सीक्रेट नंबर 18। करोड़ों रुपए के साम्राज्य का आखिर क्या फायदा अगर उसे भोगने के लिए शरीर ही स्वस्थ न हो? पुस्तक बहुत स्पष्ट रूप से 80 से 100 साल जीने का एक लंबा लक्ष्य निर्धारित करने को कहती है। 100 साल? हाँ, और इसके लिए सही आहार और प्रति सप्ताह कम से कम 200 मिनट व्यायाम की आवश्यकता बताई गई है। ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति अपने शरीर को अनुशासित रख सकता है, रोज कसरत कर सकता है, उसका वो अनुशासन उसके बिजनेस और निवेश के फैसलों में भी साफ झलकता है। अनुशासन की इसी कड़ी में मुझे स्रोत में दिया गया IBM के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन का एक कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, अगर तेजी से सफलता चाहिए तो अपनी असफलता का डर 2 गुना कर दीजिए। और इसके बिल्कुल विपरीत मुझे वो हॉलीवुड फिल्म अपोलो 13 का वो मशहूर डायलॉग भी याद आता है,
असफलता विकल्प नहीं है या फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। ये दोनों बातें आपस में टकराती नहीं है? ये सतह पर एक दूसरे के विपरीत लग सकती हैं, लेकिन असल में ये एक ही रणनीतिक सोच के दो अलग-अलग हिस्से हैं। वो कैसे? असफलता की दर दोगुनी करने का मतलब है कि कोशिश करना, नए प्रयोग करना और रिस्क लेना बंद नहीं करना चाहिए। हर छोटी असफलता असल में एक डेटा है, एक फीडबैक है जो आपको बेहतर बनाता है। अच्छा, और वो फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन वाली बात? उसका मतलब है कि आपका जो अंतिम लक्ष्य है, जो आपका बड़ा विजन है, उसे छोड़ना कोई विकल्प नहीं है। छोटी-मोटी गलतियों को बर्दाश्त किया जा सकता है, उनसे सीखा जा सकता है, लेकिन हार मानकर मैदान छोड़कर भागना मना है। समझ गया। और ये हमें जीवन की असली परीक्षा की घड़ी की ओर ले जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि संकट हर 2-3 महीने में आते ही हैं। ये जीवन का चक्र है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। और यहीं पर दृढ़ता या परसिस्टेंस की परीक्षा होती है। स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत तुलना की गई है। दृढ़ता चरित्र के लिए वैसी ही है जैसे स्टील के लिए कार्बन। सीक्रेट नंबर 21। बिना कार्बन के स्टील नरम होता है, टूट सकता है। उसी तरह बिना संकटों का सामना किए इंसान का चरित्र मजबूत नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ये पहले से मान लेता है कि संकट तो आने ही हैं, वो तय हैं, तो वो मानसिक रूप से उन झटकों के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल। जब अचानक कोई बड़ी परेशानी आती है तो वो अंदर से टूटता या हारता नहीं है। जो लोग पहले से मानसिक रूप से तैयार होते हैं, वो संकट आने पर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ वाली मानसिकता में नहीं फंसते। विक्टिम माइंडसेट जिसे कहते हैं। हाँ, वो तुरंत उस स्थिति से बाहर निकलने और समाधान खोजने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण को हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। स्रोत सामग्री के अनुसार सफलता कोई रहस्य या संयोग नहीं है। ये उतनी ही सुनिश्चित और तय है जितना कि सूरज का पूरब से उगना। बिल्कुल। यह 21 रहस्यों का एक पूरा इकोसिस्टम है। बड़े सपने देखने से शुरुआत करने, खुद को जिम्मेदार मानने, अपनी प्राथमिकताओं पर काम करने, लगातार सीखते रहने, हर महीने बचत करने और हर विपरीत परिस्थिति में कार्बन से स्टील बनने तक का एक पूरा सफर है। और ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कारण और प्रभाव के नियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपना सकता है और अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम लोगों के लिए एक आत्मचिंतन का सवाल छोड़ना चाहते हैं, जो कि सफलता का ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से कारण और प्रभाव पर आधारित है और इसे कोई भी अपना सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक सिद्धांत, जैसे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हर हाल में बचाना, हाँ, या अपनी हर असफलता की 100% जिम्मेदारी लेना, क्या कोई एक ऐसा सिद्धांत है जिसका कोई व्यक्ति अवचेतन रूप से विरोध कर रहा हो? क्या उस एक गहरे छिपे हुए प्रतिरोध को पहचानने और उसे दूर करने से ही कोई भी इंसान अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर सकता है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर उस व्यक्ति को गहराई से सोचना चाहिए जो अपनी सेल्फ मास्टरी के सफर पर आगे बढ़ रहा है। इसी विचार के साथ सेल्फ मास्टरी ऑडियो की आज की इस डीप डाइव को हम यही समाप्त करते हैं।